हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मेरा नाम डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ है और इस वीडियो में मैं आपसे ब्रेग्जिट के बारे में बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि ये क्यों हुआ और इसके क्या इम्पैक्ट हैं और इसका पूरा प्रोसेस क्या था। स्टार्ट करने से पहले एक बार आपको याद दिला दूं कि स्टडी आईक्यू के पेनड्राइव कोर्सेज IBPS, PO, क्लर्क और SSC CHSL के लिए तो अवेलेबल हैं ही। अब होटल मैनेजमेंट और BBA के लिए भी हमारे पेनड्राइव कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं। आप इस फ़ोन नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर studiiq.in वेबसाइट पे डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हैं। ये ब्रेग्जिट शब्द बना कैसे है? ब्रेग्जिट का मतलब है ब्रिटेन का BR और एग्जिट, मतलब कि ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से एग्जिट, यूरोपियन यूनियन से इसका बाहर निकलना। इसीलिए ये मीडिया में शब्द शुरू हुआ ब्रेग्जिट और फिर ये एक तरह से ऑफिशियल शब्द बन गया। इससे पहले कि मैं आपको ब्रेग्जिट, EU, ब्रिटेन इन सब के बारे में बताऊं, ये ब्रिटेन क्या है सबसे पहले हमारे लिए यह जानना बहुत ज़रूरी है। तो ब्रिटेन, जिसे हम कई बार UK भी कहते हैं या फिर कई बार हम इसे इंग्लैंड भी कहते हैं, तो ये क्या है? क्या ये सब एक हैं? जी नहीं। तो देखिए, ये आइलैंड्स जो आपने मैप में आपको दिख रहे हैं, ये नक्शा आप पहचान ही गए होंगे। इसमें जो ये लाल वाला पोर्शन है ये है इंग्लैंड, ब्लू कलर का जो एरिया है वो है स्कॉटलैंड, ये वाला एरिया है नॉर्दर्न आयरलैंड और जो सफ़ेद रंग में दिख रहा है ये है वेल्स। तो इन चार अलग अलग हिस्सों से बनकर बनता है यूनाइटेड किंगडम। तो अगर आपसे कोई पूछे कि यूनाइटेड किंगडम में क्या आयरलैंड शामिल है, तो देखिए ये पूरा आइलैंड जो है, ये पूरा द्वीप आयरलैंड कहलाता है, लेकिन इसमें दो हिस्से हैं। एक ये वाला जो कि नॉर्दर्न आयरलैंड है और दूसरा ये ग्रे कलर का जो कि आयरलैंड नाम का कंट्री है। तो आयरलैंड द्वीप में दो देश हैं, नॉर्दर्न आयरलैंड और आयरलैंड, और ये नॉर्दर्न आयरलैंड यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है UK, और UK में स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड और वेल्स, ये चारों शामिल हैं। थोड़ी सी आपको क्लैरिटी रहे उसके लिए ये मैप है, ज़्यादा इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। आपको बस ये याद रखना है कि ये ग्रेट ब्रिटेन क्या है और UK क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि UK में ये चारों शामिल हैं, नॉर्दर्न आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड, और जो सिर्फ ये एक आइलैंड है, केवल ये वाला आइलैंड, अगर इसकी बात करते हैं तो इसे कई बार ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है। तो सिर्फ ग्रेट ब्रिटेन और नॉर्दर्न आयरलैंड ये बनाते हैं यूनाइटेड किंगडम। ये एक देश है, बाकी कोई देश अलग से नहीं माना जाता। हालांकि स्कॉटलैंड को काफ़ी हद तक स्वायत्तता दी हुई है UK ने, उनकी अलग पार्लियामेंट है और इसी कारण से कई बार स्कॉटलैंड के लोग अलग देश बनाने की भी मांग करते हैं, लेकिन इस वक्त इन सब का एक ही प्राइम मिनिस्टर होता है। तो UK एक अलग देश है, जैसा कि आपको मैंने बताया, आयरलैंड एक अलग देश है, और ये कुछ छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, कुछ द्वीप समूह हैं जो ब्रिटिश आइलैंड्स का हिस्सा हैं। अब अगला सवाल उठता है कि ये EU क्या है? यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन एक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पार्टनरशिप है 28 देशों की। इन 28 देशों ने मिलकर अपने आप को एक संघ के रूप में जोड़ लिया है, जिससे कि व्यापार आसानी से हो सके, लोग एक दूसरे से लड़ाई ना करें, क्योंकि ये इकोनॉमिक का एक प्रिंसिपल है कि जो देश आपस में जितना ज़्यादा व्यापार करते हैं उनकी लड़ाई होने की संभावना उतनी ही कम हो जाती है। तो ये लड़ाई ना करें, इसलिए वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक कोशिश करी गई यूरोप में कि सभी देश इकोनॉमिकली एक साथ आएँ, एकजुट हों, एक व्यापार समूह बने। और इसी व्यापार समूह से आगे चलकर 1993 में यूरोपियन यूनियन का जन्म हुआ। पहले ये एक इकोनॉमिक यूनियन था, बाद में ये 93 से एक पॉलिटिकल यूनियन के रूप में हो गया। और सन 2004 में जब यूरो नाम की करेंसी लॉन्च करी गई, तब आप कह सकते हैं कि ये पूरी तरह से एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट की तरह पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली एकजुट हुआ। सिंगल मार्केट प्रिंसिपल, यानी कि किसी भी तरह का सामान और व्यक्ति कहीं भी जा सकते हैं बिना किसी टैरिफ के, बिना किसी टैक्स के और बिना किसी रुकावट के। तो यूरोपियन यूनियन की खासियत ये है, अगर आप इस नक्शे में देखेंगे, ये सभी देश यूरोपियन यूनियन का हिस्सा हैं और ये यूनाइटेड किंगडम या फिर UK है जो येलो कलर में दिख रहा है आपको। तो अगर आप इटली, ये इटली है, अगर आप इटली में रह रहे हैं
और आप चाहते हैं कि आप फ्रांस में जाकर 6 महीने रहें और काम करें, तो आप ये बिल्कुल कर सकते हैं। आपको किसी तरह के वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, किसी तरह की कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक जर्मनी में चाहते हैं कि आप जाके रहें, रिटायर हो जाएं और वहीं पे घर बना के सेटल हो जाएं, तो ये भी आप कर सकते हैं। तो ये खासियत है यूरोपियन यूनियन की, फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स। यूरोपियन यूनियन में कुछ देश शामिल नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एमसीक्यू के तौर पे कि इनमें से कौन कौन सा देश यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, नॉर्वे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नॉर्वे यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है, हालांकि ये यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया का हिस्सा है। ये एक अलग चीज़ है जो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अभी नॉर्वे ईयू का हिस्सा नहीं है। और बहुत ही फेमस देश स्विट्ज़रलैंड, ये बीच में छोटा सा जो आपको दिख रहा है ये स्विट्ज़रलैंड है। तो स्विट्ज़रलैंड और नॉर्वे ये दो बहुत ही फेमस देश हैं जो अभी तक ईयू का हिस्सा नहीं बने हैं। इसके अलावा ये यूक्रेन है, और अगर आपको याद हो तो क्रीमिया को लेकर, ये क्रीमिया का आइलैंड है, क्रीमिया को लेकर यूक्रेन और रशिया, ये रशिया है, रशिया और यूक्रेन में काफ़ी विवाद हुआ था। एक लड़ाई की स्थिति भी आ गई थी और काफ़ी समय तक, कुछ महीनों तक लड़ाई भी चली थी। तो ये कुछ फेमस देश हैं जो ईयू का पार्ट नहीं हैं। अब मैं आता हूँ यूरोपियन यूनियन में यूनाइटेड किंगडम की हिस्ट्री के बारे में, यानी कि इंग्लैंड ईयू का पार्ट कब से है। तो देखिए, इसकी शुरुआत हुई थी 1973 में। सबसे पहले यूके ने यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, जो उसका उस वक्त नाम था ईईसी, उसे ज्वाइन किया 1973 में। लेकिन 2 साल बाद ही वहाँ पे एक पॉलिटिकल पार्टी ने कहा कि हम रेफरेंडम कराएंगे, और कुछ नेताओं ने, जैसे कि अभी हुआ था कि नेताओं ने बोला कि हम रेफरेंडम कराना चाहते हैं कि ईयू में रहना है या नहीं। तो 75 में एक रेफरेंडम हुआ और उसमें मेजॉरिटी 68% लोगों ने वोट किया कि यस, हमें ईयू में ही रहना है। तो उसके बाद से अगले 30 सालों तक कोई भी रेफरेंडम नहीं होता है। लेकिन 2010 के बाद से कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए हैं जिसके कारण फिर से ये डिमांड उठी। सबसे पहला आपको एक बता दूं, इसमें इंपॉर्टेंस है यूनाइटेड किंगडम इंडिपेंडेंस पार्टी का, जिसको यूकिप कहा जाता है। इसका पूरा नाम है यूनाइटेड किंगडम इंडिपेंडेंस पार्टी। तो यूकिप पार्टी जो है ये बनी ही इस बात पे थी कि हम यूके को यूरोपियन यूनियन से अलग करना चाहते हैं। और 2014 में जो यूरोपियन यूनियन के चुनाव हुए थे, यूरोपियन यूनियन के एक अलग पार्लियामेंट है और उसके अलग चुनाव होते हैं, उसमें इन्हें 25% तक वोट मिले और इन्होंने इंग्लैंड में यानी कि यूके में नंबर 1 पोजीशन हासिल करी। तो जितने भी पार्टियां थी उनमें यूके में ये पार्टी यूकिप नंबर 1 पे रही सन 2014 के चुनाव में। उसके बाद सन 2015 में यूनाइटेड किंगडम में आम चुनाव हुए, जनरल इलेक्शंस, जिससे कि वहाँ की पार्लियामेंट चुनी जाती है, यूनाइटेड किंगडम का प्रधानमंत्री चुना जाता है। उस चुनाव में इन्हें 12% वोट मिले और ये तीसरे नंबर पर रहे थे। तो आप देखेंगे कि कैसे इस यूकिप पार्टी की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, और इसी पॉपुलैरिटी को ख़त्म करने के लिए कंजर्वेटिव पार्टी, जो कि सत्ता में थी सन 2010 से 2015 के बीच में, उसने एक चुनावी वादा किया कि अगर हम सत्ता में फिर से आ जाते हैं तो हम ये रेफरेंडम करवाएंगे और आपको इस बात की छूट दी जाएगी कि आप इसका चुनाव करें कि क्या हमें यूरोपियन यूनियन में रहना है या नहीं। ये एक तरह का चुनावी वादा था जिससे कि यूकिप के वोटर्स कंजर्वेटिव्स की तरफ आकर्षित हो जाएं और उन्हें वोट करें। और ये काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहा, क्योंकि सारे अनुमानों को झुठलाते हुए कंजर्वेटिव पार्टी सन 2015 के चुनाव में फिर से सत्ता में लौट आई और डेविड कैमरन, जो कि पहले से प्रधानमंत्री थे, वो फिर से अपने दूसरे कार्यकाल में आ गए। लेकिन अब डेविड कैमरन पे और कंजर्वेटिव पार्टी पे एक बहुत ही बड़ा बोझ था, वो ये कि अपना चुनावी वादा पूरा करें, और आखिरकार उन्होंने 2016 में ये अपना चुनावी वादा पूरा किया। अब मैं आपको बताऊंगा कि यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलने की डिमांड आखिर क्यों करी जा रही है। कई सालों से है, लगभग 20 सालों से ये डिमांड चल रही है। यूकिप पार्टी खुद गठित हुई थी 1993 में, तो आप देख सकते हैं 20 साल से तो ये पार्टी ही इसके लिए मांग कर रही है। पहला कारण जो लोग देते हैं वो ये है कि यूरोपियन यूनियन हर साल यूके से बिलियंस ऑफ पाउंड्स लेता है मेंबरशिप फीस के तौर पे, और बदले में उसे बहुत कम मिलते हैं। तो देखिए, लगभग 13 बिलियन पाउंड्स
या फिर 13 मिलियन यूरो की ये जो राशि है ये मेंबरशिप फीस के तौर पे ली जाती है, और ये काफ़ी ज़्यादा है। दूसरे देशों से इतनी राशि नहीं वसूली जाती। ये राशि अलग अलग देशों की इकोनॉमी के हिसाब से फिक्स है। यूरोपियन यूनियन का हर देश, 28 देश जो उसका हिस्सा हैं, सब कुछ ना कुछ पैसा देते हैं मेंबरशिप फीस के तौर पर, लेकिन यूके के लिए ये बहुत ज़्यादा है और बदले में उसे लगभग सिर्फ 7 बिलियन यूरो वापस मिलते थे। तो आप देखेंगे कि कुल मिला के यूके को पैसों में देखा जाए तो काफ़ी घाटा हो रहा था। दूसरा रीज़न ये दिया गया कि ईयू में बहुत ज़्यादा रेड टेप है। रेड टेप का क्या मतलब होता है कि कोई भी प्रशासनिक कार्य करने के लिए काफ़ी अड़चनें आती है, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन है, बहुत सारे ऑफिसेस के थ्रू काम होता है, कई सारी प्रणालियां हैं जिनको पूरी करनी पड़ती हैं। तो इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं कि यूनाइटेड किंगडम की प्रोग्रेस उससे रुक रही है और यूरोपियन यूनियन यूनाइटेड किंगडम को पीछे धकेल रहा है, उसे आगे नहीं बढ़ने दे रहा। तीसरा था मामला स्वायत्तता का। लोगों का कहना था कि यूरोपियन यूनियन इंग्लैंड को अपने खुद के अधिकारों से वंचित कर रहा था। खुद का जो कानून बनाने का अधिकार है उससे कई जगह वंचित किया जा रहा था, खास करके फिशरीज। एक एग्जांपल के साथ आपको बताता हूँ। यूनाइटेड किंगडम के चारों तरफ समुद्र है, वो एक द्वीप है, तो वहाँ पे काफ़ी फिशरीज इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है और इस इंडस्ट्री पे रेगुलेशंस यूरोपियन यूनियन की तरफ से बनाए जाते थे। मतलब ईयू की पार्लियामेंट ये तय करती थी कि यूके के जो मछुआरे हैं वो कितनी मछली पकड़ सकते हैं, क्या लिमिट्स हैं, एक्सपोर्ट के रेट क्या रहेंगे। तो वहाँ के मछुआरों का कहना था कि अगर इंग्लैंड अपनी तरफ से खुद ये रूल्स बनाएगा, इस पे नियम कानून बनाएगा, तो ये यूरोप के बजाय इंग्लैंड के मछुआरों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो ये सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ऐसा और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के साथ था। उसके अलावा इमिग्रेशन, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और पॉलिटिकली चार्ज्ड इशू रहा है हमेशा से यूनाइटेड किंगडम में, कि वहाँ पे काफ़ी तादाद में इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, खास करके सीरिया में जो सिविल वॉर चल रहा है, और अफ्रीका से भी कई सारे शरणार्थी भागकर यूरोप आ रहे हैं, और उन सबको यूरोप में सिर्फ अच्छे डेवलप्ड देशों में जाना है, जैसे कि जर्मनी और यूके। तो यूके में इमिग्रेशन पिछले साल लगभग 3,30,000 लोगों को वहाँ पे इमिग्रेंट का दर्जा दिया गया, और यूके चाहता है कि ये नंबर 1 लाख के आसपास रहे। तो इमिग्रेशन की जो पॉलिसी है वो भी ईयू डिसाइड करता है और ना कि यूके। तो अगर वो यूरोपियन यूनियन से हट जाता है तो उसे अपनी खुद की इमिग्रेशन लिमिट तय करने का अधिकार होगा। उसके बाद में लास्ट रीज़न इकोनॉमी का है कि अगर ब्रिटेन ईयू से अलग हो जाता है तो वो अपने आप को सिंगापुर की तरह एक सुपर चार्ज्ड इकोनॉमी बना सकता है, क्योंकि लंदन पहले से दुनिया की फाइनेंशियल राजधानी कहा जाता है। वहाँ पे काफ़ी सारे बैंक्स के हेडक्वार्टर्स हैं और वहाँ का फाइनेंशियल मार्केट पूरी दुनिया में सबसे बड़े मार्केट्स में से एक है। तो जैसे कि सिंगापुर ने अपने आप को डेवलप किया है सिर्फ एक सिटी के बूते पे, उसी तरह से यूके भी केवल लंदन के दम पर या फिर दूसरे सिटीज़ को भी डेवलप करके एक फाइनेंशियल सुपर पावर बन सकता है, और इस वक्त यूरोपियन यूनियन उसे ऐसा करने से रोक रहा है। ये बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स थे जिन्होंने ब्रिटेन का कैंपेन लीड किया एग्जिट का, और ये थे नाइजल फराज जो कि यूकिप पार्टी के लीडर थे, और दूसरे थे बोरिस जॉनसन, ये कंजर्वेटिव पार्टी जो कि सत्ता में थी उसी के एक नेता हैं, लंदन के पूर्व मेयर रह चुके हैं, और ये भी एक बहुत बड़े लीडर थे जिन्होंने अपना सपोर्ट दिया एग्जिट कैंपेन को। 2 कैंपेन थे, एग्जिट कैंपेन मतलब कि जो यूरोप छोड़ना चाहते हैं, ईयू छोड़ना चाहते हैं, और दूसरा था स्टे कैंपेन, यानी कि वो लोग जो यूके को यूरोपियन यूनियन में ही रखना चाहते थे। अब जो स्टे कैंपेन था वो कहता था कि सबसे पहली चीज़ हमें यूरोपियन यूनियन में रहने का जो फ़ायदा है वो ये कि हमारा ज़्यादातर व्यापार ईयू के साथ है, और इसीलिए हमें ईयू को चीज़ें बेचने में बहुत ही आसानी है क्योंकि हम उसका हिस्सा हैं। दूसरा, जो भी इमिग्रेंट्स आ रहे हैं वो जवान हैं और इससे इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। ये एक प्रूवन फैक्ट है कि जिस भी देश में कई सारे इमिग्रेंट आते हैं वहाँ पे सर्विसेज सस्ती हो जाती हैं। कई सारे लोअर जॉब्स के लिए हाईली एजुकेटेड सोसाइटी में, हाईली डेवलप्ड सोसाइटी में वर्क फोर्स मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब इमिग्रेंट्स आते हैं तो कई सारी सर्विसेज सस्ती हो जाती हैं और इससे इकोनॉमी बढ़ती है। तीसरा, जब हम एक 28 देशों का क्लब का हिस्सा हैं तो हम ज़्यादा सिक्योर हैं।
सिक्योरिटी के हिसाब से अगर आप देखें तो अगर कहीं से भी अटैक होता है, टेररिस्ट अटैक्स होते हैं, तो यूरोपियन यूनियन और यूके के बीच में जानकारी आदान प्रदान करी जाती है, जिससे कि आतंकवादियों को पकड़ने में काफ़ी जल्दी उन्हें पकड़ा जा सकता है, काफ़ी उसमें फ़ायदा होता है। तो इस तरह की कई चीज़ें हैं जो कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से यूके के लिए इम्पॉर्टेंट है यूरोपियन यूनियन में रहने से। उसके बाद अगर यूरोपियन यूनियन एक ब्लॉक की तरह काम करता है तो वो पूरी दुनिया में एक शक्तिशाली क्लब की तरह काम कर सकता है, एक पावरफुल ब्लॉक की तरह काम कर सकता है। इसका एक उदाहरण है कि यूएसए के साथ ईयू एक डील कर रहा है अभी, जिसमें कि एक पूरा फ्री ट्रेड जोन बनाने का इरादा है इन दोनों का। तो इसमें यूरोपियन यूनियन की बार्गेनिंग पावर ज़्यादा है क्योंकि वो एक ज़्यादा बड़ा इकोनॉमिक सुपर पावर है। अगर 28 देश साथ में मिल जाते हैं तो इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं यूके को भी मिलता है। और फाइनली बिजनेसेस, ज़्यादातर जितने भी बड़े बिजनेस हाउसेस हैं वो सब ये चाहते थे कि ब्रिटेन ईयू का हिस्सा रहे, क्योंकि उन्हें पैसा, लोगों को और प्रोडक्ट्स को यहाँ से वहाँ ले जाने में काफ़ी सहूलियत रहती थी। एक जैसे लॉज हैं, कहीं पे टैरिफ्स नहीं है, बीच में रोक टोक नहीं है, तो बिजनेसेस को बहुत फ़ायदा था। ये कुछ लीडर्स हैं जो कि स्टे कैंपेन में अपना सपोर्ट करते थे। सबसे पहला डेविड कैमरन, जो कि उस वक्त ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे। इनका सेकंड टर्म शुरू हो चुका था 2015 में, ये डेविड कैमरन है। फिर टेरेसा मे, जो कि उस वक्त ब्रिटेन की होम मिनिस्टर थी जब ये कैंपेन चल रहा था। और आखिर में जेरेमी कॉर्बिन, जो कि विपक्ष के नेता थे और वहाँ पे विपक्ष था लेबर पार्टी का, अभी भी है, लेबर पार्टी वहाँ पे विपक्ष में है और जेरेमी कॉर्बिन लेबर पार्टी के अध्यक्ष हैं। तो आप देखेंगे कि ब्रिटेन के जितने भी बड़े बड़े कद्दावर नेता थे वो सभी स्टे कैंपेन में अपना सपोर्ट दे रहे थे। लेकिन फाइनली जब रेफरेंडम हुआ, रेफरेंडम का क्या मतलब है? रेफरेंडम का मतलब है कि एक ऐसा चुनाव जिसमें जो भी व्यक्ति वोट देने के लिए एलिजिबल है वो हिस्सा लेकर अपनी राय दे सकता है। और ये हुआ 23 जून को, और इसमें ये फैसला करना था, क्वेश्चन ये पूछा गया था कि यूनाइटेड किंगडम को यूरोपियन यूनियन में रहना चाहिए या नहीं। तो देखिए, इस रेफरेंडम में वोटर टर्नआउट 72% था, जो कि बहुत हाई है। कई सालों से इतना हाई वोटिंग परसेंटेज नहीं रहा था। 30 मिलियन लोगों ने अपना वोट डाला, यानी कि लगभग 3 करोड़ लोगों ने उस दिन वोट डाला। और रिजल्ट क्या रहा? तो रिजल्ट रहा कि 51.9% लोगों ने अपना वोट दिया लीव को, कि हम ब्रिटेन को ईयू से निकालना चाहते हैं, और 48% लोगों ने रिमेन कैंपेन में। तो आप देखेंगे कि टक्कर काफ़ी कांटे की टक्कर थी, लेकिन 52% से लीव कैंपेन की जीत हुई। और यहाँ पे आप इस फोटो में देख सकते हैं नाइजल फराज की खुशी जिस दिन रिजल्ट आया। लेकिन इस रिजल्ट में एक बहुत ही दिलचस्प बात थी कि इसमें अलग अलग रीजन में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस थे। कैसे? आपको इंग्लैंड का नक्शा याद होगा, यूनाइटेड किंगडम का नक्शा याद होगा। तो देखिए, ये इंग्लैंड है। जो भी आपको रेड कलर दिख रहा है, रेड कलर का मतलब है लीव और ब्लू का मतलब है स्टे। तो ये वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज मैप है जो कि ये दिखाता है कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी ने कैसे वोट किया। तो आप देखेंगे कि लगभग पूरे इंग्लैंड ने वोट किया लीव के लिए। और ये वेल्स है, तो वेल्स में भी मेजॉरिटी रही लीव की। लेकिन पूरा का पूरा स्कॉटलैंड ब्लू है। स्कॉटलैंड में एक भी कॉन्स्टिट्यूएंसी ने लीव के लिए वोट नहीं किया। उन्होंने कहा हमें ईयू में रहना है। और नॉर्दर्न आयरलैंड में भी मेजॉरिटी थी स्टे के लिए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यूनाइटेड किंगडम दो हिस्सों में बट गया था। स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड कह रहे हैं कि हमें ईयू में रहना है, और इंग्लैंड और वेल्स कह रहे हैं कि इन्हें छोड़ना है। और उसमें भी इंग्लैंड का जो कैपिटल है लंदन, ये लंदन है जो आपको ब्लैक कलर का एक सर्कल दिख रहा है। तो लंदन, पूरे के पूरे लंदन ने वोट किया स्टे के लिए, क्योंकि लंदन में बहुत सारे बिजनेसेस हैं और सभी बिजनेसमैन चाहते थे कि ईयू के साथ यूके जुड़ा रहे। तो इसीलिए इतनी ज़्यादा आप रीजनल डिस्पैरिटी देखेंगे, रिजल्ट्स में बहुत ज़्यादा फर्क है। तो इस रिजल्ट के बाद यूके में क्या असर हुआ इसका और क्या चेंजेस आए? तो सबसे पहला, डेविड कैमरन, जिन्होंने अपना पूरा सपोर्ट दिया था, अपनी पूरी सरकार का सपोर्ट दिया था स्टे कैंपेन के लिए, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया कुछ ही दिनों बाद। उन्होंने कहा कि अब मैं
अब प्रधानमंत्री के पद पे नैतिक तौर पे नहीं रह सकता हूँ। और ब्रिटेन की जो होम मिनिस्टर थी टेरेसा मे, उन्हें नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया कंजर्वेटिव पार्टी ने। तो ये एमसीक्यू पॉइंट से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिटेन की नई प्राइम मिनिस्टर का नाम है टेरेसा मे, और ये केवल दूसरी महिला प्रधानमंत्री हैं ब्रिटेन की आज दिन तक की। पहली थी मार्गरेट थैचर और दूसरी है टेरेसा मे। ये नाम भी याद रखिएगा, मार्गरेट थैचर और टेरेसा मे। नाइजल फराज, जिन्होंने यूनाइटेड किंगडम इंडिपेंडेंस पार्टी को जिताया, एक तरह से इस पार्टी की जीत थी, उन्होंने इस जीत के बाद रेजिग्नेशन दे दिया। तो इससे यूकिप पार्टी में भी काफ़ी बदलाव हुए, और अब यूकिप पार्टी की अध्यक्ष हैं डायन जेम्स। चौथा, इससे मार्केट्स कोलैप्स कर गए, शेयर मार्केट बुरी तरह से इसमें गिरे। पाउंड स्टर्लिंग का जो इंटरनेशनल वैल्यू है, पाउंड स्टर्लिंग यूके की करेंसी है, उसकी भी वैल्यू काफ़ी गिर गई, और लंदन स्टॉक एक्सचेंज अपने कई दशकों के न्यूनतम स्तर पर जा पहुंचा। तो इससे पूरी दुनिया में एक तरह से भूचाल आ गया, यहाँ तक कि सारे स्टॉक एक्सचेंज, पूरी दुनिया के स्टॉक एक्सचेंज जो हैं उनमें गिरावट दर्ज करी गई थी अगले ही दिन। तो अब सवाल उठता है कि व्हाट नेक्स्ट। ये रेफरेंडम तो हो गया, लेकिन अब इसके बाद क्या होगा? तो देखिए, सबसे पहले यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलने के लिए जो प्रोसेस है वो आर्टिकल 50 के तहत दिया गया है। आर्टिकल 50 ऑफ लिस्बन ट्रीटी। ये लिस्बन ट्रीटी यूरोपियन यूनियन को स्थापित करने वाली कुछ ट्रीटीज में से एक है। 3-4 अलग अलग ट्रीटीज हैं जिन्होंने मिलकर यूरोपियन यूनियन के पूरे ढांचे को तैयार किया है, तो उनमें से लिस्बन ट्रीटी एक है। तो आर्टिकल 50 के तहत, ये भी एमसीक्यू में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 50 के तहत यूके अपना यूरोपियन यूनियन से एग्जिट प्रोसेस को शुरू करेगा। दूसरी बात, यूरोपियन यूनियन से निकलने के लिए 2 साल का नोटिस पीरियड देना ज़रूरी है, और ये 2 साल उस दिन से शुरू माने जाएंगे जब यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट अप्रूव कर देगी उस फैसले को कि हम ईयू छोड़ रहे हैं। तीसरा, टेरेसा मे ने डेविड डेविस नाम के एक व्यक्ति को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर ब्रेग्जिट बनाया, मतलब कि मिनिस्टर फॉर ब्रेग्जिट। ब्रेग्जिट का पूरा मामला अब डेविड डेविस संभालेंगे। अब आप देखिए, आर्टिकल 50 जो है लिस्बन ट्रीटी का, वो 2009 में बनाया गया था, और इसे आज दिन तक किसी ने इस्तेमाल नहीं किया है। किसी देश ने यूरोपियन यूनियन को आज तक नहीं छोड़ा है। तो अभी इस पे काफ़ी क्लैरिटी नहीं है कि कैसे इस प्रोसेस को पूरा किया जाए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, रेफरेंडम जो ये करवाया गया था, ये किसी भी तौर पे लीगली बाइंडिंग नहीं है। इसका मतलब ब्रिटेन की सरकार चाहे तो इस रेफरेंडम को मान सकती है, और अगर वो चाहे तो ना भी माने। इसमें किसी भी तरह की कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, किसी तरह की कोई बाध्यता नहीं है कि इसे माना ही जाए। ये सारी पार्टियों ने मिलकर पहले ही डिसाइड कर लिया था आपस में कि इसे ओपिनियन पोल की तरह माना जाएगा और कंपलसरी नहीं माना जाएगा। तो अब अगर कल को ब्रिटेन की सरकार और टेरेसा मे कहते हैं कि हम ईयू नहीं छोड़ेंगे, तो टेक्निकली वो बिल्कुल सही है, टेक्निकली वो कहीं भी गलत नहीं होंगे, लेकिन ये मामला है डेमोक्रेसी का, लोगों के विश्वास का। अगर वो ऐसा करते हैं तो ये ब्रिटेन के लोगों के साथ विश्वासघात होगा, वो पार्टी अगला चुनाव फिर से हारेगी। तो इसीलिए ऐसा नहीं किया जा सकता। तो ये बहुत बड़ी मुसीबत बन के रह गया है कंजर्वेटिव पार्टी के लिए। यही कारण है कि अभी फ्यूचर बहुत ही अनसर्टन है, किसी को नहीं पता कि भविष्य में क्या होगा। अगले 1 से 2 साल में स्थिति क्लियर होगी और नेगोशिएशंस चलेंगे, तब ये हमें मालूम चलेगा कि हो क्या रहा है। फाइनली, व्हाई इज इट सच अ बिग डील? आखिर यूके का ईयू को छोड़ना इतनी बड़ी बात क्यों है? पिछले साल 2015 में और 2014 में भी कई बार ये बात होती थी कि ग्रीस भी यूरोपियन यूनियन छोड़ देगा, उसे कहा गया था ग्रेग्जिट। तो ब्रेग्जिट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था, लेकिन इतना बड़ा सवाल नहीं था जितना ब्रेग्जिट के बाद आया है। इसका कारण क्या है? तो देखिए, सबसे मुख्य कारण ये कि यूनाइटेड किंगडम, नाम से ही लग रहा है यूनाइटेड किंगडम, क्या ये यूनाइटेड रह पाएगा? क्योंकि स्कॉटलैंड के मंत्रियों ने साफ कह दिया है, स्कॉटलैंड के एमपी और स्कॉटलैंड की फर्स्ट मिनिस्टर निकोला स्टर्जन, जो कि स्कॉटिश नेशनल पार्टी की लीडर हैं, उन्होंने साफ कह दिया है कि अगर यूनाइटेड किंगडम ईयू छोड़ता है तो स्कॉटलैंड इंग्लैंड से अलग हो जाएगा, स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम छोड़ देगा और एक अलग देश की तरह ईयू का फिर से हिस्सा बन जाएगा। नॉर्दर्न आयरलैंड ने भी कुछ कुछ इसी तरह के संकेत दिए हैं, जैसा कि आपने रिजल्ट्स में देखा था कि स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड और लंदन, इन तीनों ने ईयू के साथ रहने का फैसला किया था। लेकिन
लंदन कैसे अलग होगा, तो ये बात भी वहाँ के कुछ लोकल नेताओं ने कही है कि लंदन एक इंडिपेंडेंट सिटी स्टेट की तरह काम कर सकता है। हालांकि ऐसा कभी हो नहीं सकता है, लेकिन फिर भी ये बात उठी थी। तो आप देख रहे हैं कि यूनाइटेड किंगडम एक तरह से टूट जाएगा अगर स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड और लंदन उससे अलग हो जाते हैं। तो पॉलिटिकली ये यूनाइटेड किंगडम के भविष्य के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है और काफ़ी वाटरशेड मूवमेंट इसे माना गया है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट मोमेंट माना गया है ये पॉलिटिकली और हिस्टोरिकली। इसका एक उपाय कई पॉलिटिशियंस ने बताया, वो ये कि यूरोपियन यूनियन तो छोड़ दीजिए, लेकिन यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया में शामिल रहिए। अब ये EEA यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया क्या है, तो देखिए कुछ देश ऐसे हैं जो अभी यूरोपियन यूनियन के मेंबर नहीं हैं, जैसे कि नॉर्वे और स्विट्ज़रलैंड, लेकिन ये देश इकोनॉमिक एरिया का हिस्सा हैं और इनमें भी आपस में सामान का और लोगों का आना जाना अलाउड है बिना किसी वीज़ा के, बिना किसी टैक्स के। लेकिन ये यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है, वहाँ की पार्लियामेंट में इन्हें वोट नहीं मिलता है। लेकिन नॉर्वे में आराम से आप सामान और बिजनेस कर सकते हैं, जाके रह सकते हैं। तो ये एक स्पेशल व्यवस्था है यूरोपियन यूनियन की, जिससे कि धीरे धीरे देशों को अपने साथ जोड़ा जा सके। तो कई देश पहले यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया का हिस्सा बनते हैं और उसके बाद वो यूरोपियन यूनियन का पूर्ण सदस्य बनते हैं। तो ये भी एक सजेशन है कि यूके इसका हिस्सा बन जाए। अब हम देखेंगे कि ब्रेग्जिट का भारत पे क्या असर होगा। तो सबसे पहला हमारे लिए एक बहुत बड़ा झटका है कि यूरोपियन यूनियन में यूके नहीं है। यूके ने हमेशा ईयू में भारत की तरफदारी करी है और हमेशा हमारा साथ दिया है। खास करके FTA डील जो कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, भारत और ईयू के बीच में इस पे बातचीत चल रही है कई सालों से। इसमें यूके ने हमें हमेशा हमारा साथ दिया, हमारी तरफ से बात करी, लेकिन अब वो ईयू का हिस्सा अगर नहीं होता है तो फिर भारत के लिए इस एग्रीमेंट को साइन करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। हालांकि इस पे बातचीत अभी भी जारी है, ऐसा नहीं है कि ये FTA की बातचीत रुक गई है। तीसरा, गेटवे टू यूरोप। भारत की जितनी भी कंपनियां हैं वो यूरोप में जाने से पहले यूनाइटेड किंगडम में स्थापित होती हैं। उसके कई कारण हैं। पहला, वहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है और यहाँ के सारे लोग जो कंपनीज़ में काम करते हैं वो इंग्लिश समझ ही जाते हैं। दूसरी भाषाएं सीखने से पहले, जैसे कि फ्रेंच, स्पेनिश या जर्मन, इंग्लैंड में इंग्लिश में एस्टैब्लिश होना ज़्यादा आसान है। उसके अलावा कल्चरल टाइज़ रही हैं, बहुत सारी कंपनियां पहले से वहाँ काम कर रही हैं और लंदन फाइनेंशियल हब है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल मार्केट लंदन है। तो वहाँ पे कई तरह की फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ भी आसानी से मिल जाती हैं। उसके बाद क्योंकि ईयू के साथ रिश्ते तोड़ने के बाद ब्रिटेन का ईयू से व्यापार कम होगा। इस वक्त यूके का 50% ट्रेड ईयू के साथ होता है, लेकिन ये कम होने की आशंका है और इसीलिए यूनाइटेड किंगडम नए मार्केट्स ढूंढेगा और वो नए मार्केट इंडिया देगा या फिर चाइना और एशिया के दूसरे देश। तो लॉन्ग टर्म में हमारे देश को फ़ायदा है अगर आप इस हिसाब से देखें। फाइनली, पाउंड की वैल्यू तुरंत गिर गई थी ब्रेग्जिट के बाद, लेकिन इससे लॉन्ग टर्म प्रॉफिट कुछ भी नहीं है। हालांकि शॉर्ट टर्म में भारत को फ़ायदा था क्योंकि रुपए की वैल्यू बढ़ गई थी पाउंड के मुकाबले, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये मार्केट्स के लिए नेगेटिव है। तो अब इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव? इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हैं, अलग अलग एक्सपर्ट्स की अलग अलग राय है। हालांकि IMF और वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट्स में कहा है कि इसका ओवरऑल इफेक्ट पूरी दुनिया पे नेगेटिव रहेगा। यहाँ तक कि 0.5% पूरी ग्लोबल इकोनॉमी कम होने की उम्मीद है ब्रेग्जिट से। लेकिन अभी तक 2 महीने या 4 महीने या 6 महीने में हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये सचमुच हुआ या नहीं। ये एक बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट है, शायद 3 या 4 साल बाद हम बता पाएंगे कि क्या ऐसा सच में हुआ। हो सकता है इसका पॉजिटिव इफेक्ट हो ब्रिटेन के लिए, भारत के लिए, और हो सकता है नेगेटिव हो। तो ये बात भविष्य के लिए है। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में बताइए, और आपको किन टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए करंट अफेयर्स में आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।